हेलो टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म जीडीबीएससी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि पहला टॉपिक आपका है फाइलम प्रोटोजोआ, जिसमें कि फाइलम प्रोटोजोआ के आपको जनरल कैरेक्टर समझना है। ठीक, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फाइलम प्रोटोजोआ डिस्कस करने वाले हैं। ये एनिमल किंगडम का एक फाइलम है और आज से हम लोग एनिमल किंगडम में, यानी जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर है, उसमें शुरुआत की गई है एनिमल्स की। तो ये जो फाइलम है ये शुरुआती फाइलम है, कह सकते हैं, जंतुओं को लेकर या एनिमल्स को लेकर कह सकते हैं। तो एक्चुअल में जो फाइलम प्रोटोजोआ यानी जो संघ प्रोटोजोआ जो है, ये एक प्रोटिस्टा किंगडम का एक फाइलम माना जाता था पहले। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है हम इसको प्रोटोजोआ भी कह सकते हैं। तो इस फाइलम, इस संघ का नाम भी फाइलम प्रोटोजोआ रखा गया है बच्चों। तो फाइलम प्रोटोजोआ का मतलब क्या है? ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसको हम फाइलम प्रोटोजोआ या प्रोटोजोआ जो शब्द आप देख रहे हैं, ये जो प्रोटोजोआ शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द है आपका प्रोटोज, और प्रोटोज का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या होता है? प्रिमिटिव होता है। और दूसरा जो शब्द है वो है ज़ोअन, और ज़ोअन का मतलब होता है एनिमल्स। यानी कुछ कहने का अर्थ है ये शुरुआती एनिमल्स हैं। इनको हम प्रथम जंतु भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए कि पृथ्वी पर अगर एनिमल्स जैसे स्ट्रक्चर्स अगर आए हैं, वो हैं आपके प्रोटोजोआ। ठीक है, जिसमें कि आप अमीबा आपने नाम सुना होगा, पैरामीशियम नाम सुना होगा, यूग्लिना नाम सुना होगा। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको पीछे से बहुत सारा ऑर्गेनिज्म एनिमेशन दिख रहा होगा, डायग्राम दिख रहा होगा, क्योंकि ये क्या है? प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ का मतलब क्या है सर? प्रोटोजोआ का मतलब है प्रथम जंतु, यानी फर्स्ट एनिमल या प्रिमिटिव एनिमल, या आप इसको ओल्ड एनिमल्स भी कह सकते हैं। क्योंकि ये फाइलम जो है, ये किसका फाइलम है? एनिमल किंगडम का। अब लेकिन पहले इसको प्रोटिस्टा किंगडम में शामिल किया गया था, जो कि ये एक प्रकार का सब किंगडम है। किसका? सब किंगडम प्रोटोजुआ माना जाता है, किंगडम प्रोटिस्टा का, याद रखिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आप लोग। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसके कुछ जनरल फीचर्स को समझ लेते हैं कि अगर हम एनिमल्स की उत्पत्ति देखते हैं, तो एनिमल्स में हम लोग सबसे पहले प्रोटोजुआ डिस्कस करते हैं। यानी ये पहला ऐसा फाइलम या ऐसा ग्रुप है जिसमें कि सभी एनिमल्स लाइक स्ट्रक्चर्स या एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर शामिल किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटोजोआ की थोड़ी सी जनरल फीचर देख लेते हैं, जनरल स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, क्या क्या बातें हैं सर रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये क्लास सभी बच्चों के लिए है। अगर आपके सिलेबस में फाइलम प्रोटोजोआ शामिल है तो आपके लिए क्लास बेहतर है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो लिखा हुआ है कि फाइलम जो प्रोटोजोआ है, ये इसकी बात करते हैं। ठीक है, अभी मैंने मीनिंग तो बता ही दिया था कि प्रोटो माने प्रिमिटिव और जोन माने एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल्स जो कि स्ट्रक्चर के बेसिस पर, कह सकते हैं, शुरुआती या प्रथम माने जाते हैं, उनको हम प्रोटोजोआ कह सकते हैं। ठीक है, या प्रोटोजोन्स कह सकते हैं आप इसको। तो कह रहा प्रोटोजोआ की फर्स्ट स्टडी लिविनहॉक ने की थी। कब की थी? 1677 में, यानी 1677 में की थी, याद रखिए। तथा इस फाइलम को प्रोटोजोआ नाम गोल्डफस ने 1817 में दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम स्टडी की बात करें, यानी जितने भी प्रोटोजोआ हैं आपके, ठीक है, अगर उनकी स्टडी की बात करें, तो एंटोनी वॉन लिविनहॉक नाम के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। यानी इसके एनिमल्स को खोजा था पहले, कह सकते हैं। और इस फाइलम का जो नाम हम लोग प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ जो कर रहे हैं, इस प्रोटोजोआ का नाम जो है ये किसने दिया है? गोल्डफस नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। ठीक है, गोल्डफस कौन है? साइंटिस्ट है, और इन्होंने नामकरण किया है, यानी इसको नाम दिया है प्रोटोजोआ। क्या कहा बच्चों? प्रोटोजोआ, जो कि 1817 में इसको नाम दिया था, याद रखिए। ठीक है, और एक खास बात यह है कि जितने भी प्रोटोजोआ का हम अध्ययन करते हैं, उसके लिए एक अलग से अब शाखा बना दी गई है। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि
जो प्रोटोजोआ की जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे प्रोटोजूलॉजी। तो लिखा भी है स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज कॉल्ड प्रोटोजूलॉजी। तो प्रोटोजूलॉजी में हम जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं उन सभी का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, याद रखिए, ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग उसमें, ठीक है। और एक खास बात क्या है कि ये जो फाइलम हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, इसके जो जनरल कैरेक्टर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये थर्ड लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर थर्ड ये लार्जेस्ट यानी तीसरा बड़ा फाइलम माना जाता है या संघ माना जाता है, तो उसमें पहला कौन सा होगा और दूसरा कौन सा होगा। तो पहला है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जिसमें कि आप जो चींटी है आपका, कॉकरोच है आपका, ये सब पढ़ते हैं ना, उसमें आप इंसेक्ट वगैरह पढ़ते हैं। तो आर्थ्रोपोडा जो संघ है वो पहला बड़ा संघ माना जाता है, यानी फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है वो। और सेकंड की बात करें, सेकंड है मोलस्का आपका। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, तो आप बताएंगे आर्थ्रोपोडा। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, तो आप बताएंगे मोलस्का। और तीसरा जो यानी थर्ड जो लार्जेस्ट फाइलम है आपका, वो है प्रोटोजोआ, याद रखिए, ठीक है। तो प्रोटोजोआ इज ए थर्ड लार्जेस्ट फाइलम इज ए, ठीक है। और एक खास बात क्या है कि यहाँ पर सभी जितने भी जीव होते हैं वो यूनिसेलुलर टाइप के होते हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब एनिमल किंगडम्स की बात आई थी तो उन्होंने कहा कि इसमें कुछ एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जो एनिमल्स की तरह ही होते हैं, क्योंकि ये यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोटिक टाइप के हैं, ठीक है। जिसके कारण हम इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है यूनिसेलुलर बॉडी में ही, यानी यूनिसेलुलर का मतलब है दे हैव ओनली वन सेल, यानी केवल एक सेल के द्वारा ही पूरी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे। जैसे कि आपके अंदर क्या है, आप एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी ह्यूमन क्या है भाई, आप ही नहीं, जितने भी आप बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म देखते हैं एनिमल्स में, वो सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, याद रखिए। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि उसमें बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू लेवल से लेकर ऑर्गन लेवल सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल तक बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन उनका रहता है, बॉडी का कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है, यूनिसेलुलर बॉडी का मतलब क्या है, यूनिसेलुलर बॉडी का मतलब है कि दे हैव ओनली वन सेल, यानी केवल एक सेल के अंदर ही खाना होगा, पचाना होगा, मतलब जो भी प्रोसेस होती है हमारे अंदर, जो वाइटल एक्टिविटीज हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, उस तरीके की प्रोसेस केवल एक सेल के अंदर कंप्लीट होती है। तो मैंने कहा क्या क्या कह रहा हूं मैं, यूनिसेलुलर बॉडी में ही ऑल वाइटल एक्टिविटीज, यानी ऑल जो जैविक क्रियाएं हैं वो संपन्न होती हैं। और इसे बताया था डोबेल ने, और डोबेल ने ही इसको क्या कहा था कि ये यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, यानी जो फाइलम प्रोटोजोआ के मेंबर्स हैं वो यूनिसेलुलर बॉडी के हैं। दैट मीन दे हैव ओनली वन सेल, यानी जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म आएंगे इसके अंतर्गत वो सभी एक कोशिकीय हैं। कैसे हैं, एक कोशिकीय शरीर वाले हैं, जिसके कारण जो है हम इनको यूनिसेलुलर एनिमल भी कह सकते हैं। और ये बात बताई थी किसने, डोबेल नाम के साइंटिस्ट ने। डोबेल एक साइंटिस्ट है, तो डोबेल ने ये बात बताई थी कि डोबेल जो थे साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि ये सभी कैसे एनिमल्स हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी यूनिसेलुलर होती है, दे हैव ओनली वन सेल, क्योंकि एक सेल के अंदर ही क्या करेंगे, सारी वाइटल एक्टिविटीज करते हैं। हम लोगों में, यानी हम लोग कैसे मल्टी सेलुलर, हम लोगों के लिए पर्टिकुलर क्या है, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स अलग अलग हैं, सभी का काम अलग अलग है। फेफड़ों का काम कुछ और है, किडनी का काम कुछ और है, एलिमेंट्री कैनाल का कुछ काम और है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर सब अलग अलग पोर्शन है ना, अपना अपना काम संभालने के लिए। लेकिन क्या है, यहाँ पर यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, दे हैव ओनली वन सेल, यानी एक सेल के अंदर सारी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे, कंप्लीट करेंगे अपनी पूरी, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है कि ये एनिमल्स यूनिवर्सल एंड ओमनी प्रेजेंट या कॉस्मोपॉलिटन भी कह सकते हैं। ये कैसे होते हैं, विश्वव्यापी हैं, यानी विश्व के हर कोने में पाए जाएंगे। उसके साथ साथ सर्वत्र कह सकते हैं हम इसको। ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वत्र, यानी हर जगह पाए जाएंगे, ऐसा कोई कोना नहीं जहां पर ये ना पाए जाते हों। तो कहने का मतलब है दे आर यूनिवर्सल एंड ओमनी प्रेजेंट या कॉस्मोपॉलिटन भी आप यहां पर शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये विश्वव्यापी और सर्वव्यापी होते हैं, ठीक। और ये कैसे हो सकते हैं देखने में, भाई सीधी सी बात है कि प्रथम जंतु हैं, दे आर एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिज्म, आप इसको कह सकते हैं। तो ये छोटे ही होंगे कह सकते हैं। तो दे आर माइक्रोस्कोपिक, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग,
फ्री लिविंग में अमीबा अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं, एंड पैरासिटिक प्लाज्मोडियम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। सोलिटरी एंड कॉलोनियल प्रोटीरोस्पोंजियोज ये ग्रुप है या ये एनिमल है कह सकते हैं, और सीरियस डिजीज कॉज करते हैं। कुल मिलाकर बात ये है कि यहाँ पर जो इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं मेनली क्या करते हैं, ज्यादातर ये डिजीज कॉज करते हैं। क्या करते हैं? डिजीज। जैसे आपने प्लाज्मोडियम का नाम सुना होगा, मलेरिया जब आपको पढ़ाया गया होगा इंटर में, तो आपने प्लाज्मोडियम पढ़ा होगा। 11th में आपने अमीबा का नाम सुना होगा, पैरामीशियम का नाम सुना होगा, ठीक है। तो अमीबा कुछ ऐसी होती है जो कि रोग फैलाती है, जैसे जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, एंट अमीबा जिंजीवैलिस। ऐसे बहुत सारे इसके मेंबर्स हैं जो कि क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, रोग फैलाने का काम करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो हम ये बात क्लियर हो गई, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी थल पर पाए जाते हैं, जल पर भी पाए जाते हैं। फ्री लिविंग स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं, जैसे अच्छा एग्जांपल है अमीबा आपका। पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल प्लाज्मोडियम। उसके अलावा और भी एग्जांपल लेना चाहें, ट्रिपेनोसोमा है आपका, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा आप अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। और उसके बाद जियार्डिया ले सकते हैं। उसके बाद आप एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ले सकते हैं, एंट अमीबा जिंजीवैलिस ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि प्लाज्मोडियम के स्थान पर आप ले सकते हैं, यानी पैरासिटिक नेचर के होते हैं, यानी दैट मीन दे आर पैथोजेनिक, यानी ये रोग भी फैलाने का काम करते हैं। सोलिटरी ये अकेले अवस्था में भी पाए जाते हैं, यानी ये अकेले रहना भी पसंद करते हैं, और ये कॉलोनी में रहना भी पसंद करते हैं, और ये डिजीज कॉज करते हैं। तो इस फाइलम के मेंबर्स की बात कर ली हमने कि दे आर यूनिसेलर, ये यूनिसेलर नेचर के होते हैं, ठीक है, और एक ही बॉडी में ये सारा काम कंप्लीट करते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी इतनी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से देखते हैं, कह रहा इसकी लगभग 64,000 स्पीशीज यानी 64,000 स्पीशीज जो है क्या है ज्ञात की गई, रिपोर्ट की गई है, जिनमें से लगभग 32,000 एक्सटिंक्ट हो गई है, क्या हो गई, विलुप्त हो गई। याद रखिए 64,000 के करीब फाइलम प्रोटोजोआ के मेंबर्स को डिस्कवर किया जा चुका है अभी तक, लेकिन कितनी, 32,000 के करीब, यानी इससे आधी जो है संख्या में जो स्पीशीज हैं इसकी वो क्या हो गई हैं, विलुप्त हो गई। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। नेचर में प्रोटोजोअन एनिमल, यानी जो प्रोटोजोआ एनिमल्स हैं कि कुल नंबर किसी भी अन्य फाइलम के मेंबर्स की कुल संख्या से कहीं अधिक है। सीधी सी बात है कि प्रोटोजोआ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, अन्य फाइलम की तुलना में कह सकते हैं। फिर लिखा है प्रोटोजोअन यूकैरियोटिक, सीधी सी बात है, दे आर यूकैरियोटिक, भाई इनके अंदर सेल जो है वो बिल्कुल वेल डेवलप्ड टाइप की है, ठीक है, न्यूक्लियस है सेल के अंदर। यूनिसेलर, दे हैव ओनली वन सेल। कलरलेस, यानी कोई भी किसी प्रकार का कलर नहीं होगा इनकी बॉडी के अंदर, कह सकते हैं बॉडी कलरलेस होगी। स्फेरिकल, ये गोलाकार हो सकते हैं। ओवल शेप्ड, ये अंडाकार हो सकते हैं। बेल शेप्ड, ये घंटाकार हो सकते हैं। स्पाइंडल शेप्ड, ये तरकू रूपी हो सकते हैं। स्लीपर शेप्ड, यानी चप्पल नुमा भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये अलग अलग शेप के हो सकते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं ये, और यूनिसेलर तो होते ही हैं, ठीक है। और इनकी सिमेट्री की बात करें, सममित की बात करें, तो इनकी सिमेट्री इरेगुलर होगी, या फिर हम कह सकते हैं एसिमेट्रिकल, कोई सिमेट्री ही नहीं होगी, क्योंकि इसको हम, इनकी बॉडी ऐसी होती है कि कभी कभी हम बांट भी नहीं पाते हैं अलग अलग हिस्सों में। तो डैट मीन हमने कहा है कि इरेगुलर सिमेट्री मतलब अनियमित सममित वाले इनकी बॉडी रहेगी, कह सकते हैं। उसके बाद कहें कि हम इनकी बॉडी कैसी है भाई, यूनिसेलुलर टाइप की, दे हैव ओनली वन सेल। तो दे हैव ओनली वन सेल का मतलब क्या है कि एक सेल में एक ही प्रोटोप्लाज्म होगा ना बच्चों, तो इसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का, यानी जीव द्रव्य स्तर का, याद रखिए, ठीक है। क्योंकि ना तो टिश्यूज हैं, टिश्यूज तो होंगे ही नहीं कहीं से भी, क्योंकि टिश्यूज आर ग्रुप्स ऑफ सेल, यानी सेल्स का ग्रुप टिश्यू कहलाता है, ठीक है। और ऑर्गन्स तो कहीं से भी दूर दूर तक ही नहीं होगा, कह सकते हैं, क्योंकि टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं। तो यानी कहने मतलब एक बॉडी के अंदर अगर काम हो रहा है पूरा वाइटल एक्टिविटी, जैसे हमारी बॉडी में पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं, बहुत सारी टिश्यूज हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वर्क कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर केवल एक सेल ही वो सारा काम करे जो आपकी बॉडी में हो रहा है। तो ऑल वाइटल एक्टिविटीज आर परफॉर्म इन ए वन सेल,
ठीक है, यानी एक बॉडी के अंदर सारा काम परफॉर्म हो रहा है, याद रखिए। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये बात इसीलिए लिखी है कि इन एनिमल्स का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है और इनका प्रोटोप्लाज्म यूनिन्यूक्लिएट यानी एक केंद्रक वाला, या फिर कह सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएट यानी बहुत सारे केंद्रक वाला हो सकता है। नेकेड बॉडी कैसी होगी, नेकेड होगी, लेकिन कभी कभी पेलिकल, पेलिकल क्या होता है, तनुतक बोलते हैं, यानी पतली सी एक कवरिंग होगी कह सकते हैं स्किन की। ठीक है, वो यहां पर पाई जाएगी, या फिर टेस्टा पाया जाएगा, टेस्टा का मतलब कवच टाइप में सेल पाया जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं सॉफ्ट मेम्ब्रेन के द्वारा इनकी बॉडी जो रहेगी वो क्या रहेगी, कवर्ड रहेगी। ठीक है, या तो इनकी बॉडी कभी कभी बिल्कुल नंगी होगी, कह सकते हैं नेकेड होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि पतली सी मेम्ब्रेन के द्वारा इनकी बॉडी क्या रहेगी, कवर रहेगी, याद रखिए। ठीक है, उसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखा है कि प्रोटोजोआ की कुछ समूहों में CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट तथा सिलिका से बना कवच रूपी एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, यानी बाह्य कंकाल पाया जाता है। इसमें कुछ समूहों में, कौन से समूह में सर, रेडियो ग्रुप जो ग्रुप है, सॉरी रेडियोलेरिया, रेडियोलेरिया एक ग्रुप का नाम है जो कि प्रोटोजोआई का ग्रुप है, याद रखिए। तो रेडियोलेरिया जो है एक ग्रुप है जो कि प्रोटोजोआ का एक ग्रुप है। तो इसके मेंबर्स जो होते हैं, इनके मेंबर्स में अगर आप देखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका का बना क्या रहेगा, एक्सोस्केलेटन पाया जाएगा, अर्थात बाह्य कंकाल पाया जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी, जनरल कैरेक्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ के। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पर एक बात मैंने और लिखी है कि इन एनिमल्स में न्यूक्लियस की नंबर एक से अनेक तक हो सकती है, यानी इनके अंदर जो मेंबर्स आएंगे, यानी फाइलम प्रोटोजोआ के जो मेंबर्स की बात कर रहे हैं, इनके मेंबर्स में एक न्यूक्लियस भी पाया जा सकता है या एक से अधिक भी न्यूक्लियस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब है कि और कुछ में क्या होगा, न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म पाई जाएगी। ये न्यूक्लियस दो अवस्थाओं में यानी द्विरूपता को शो करेगा, दो रूपों में यहाँ पर केंद्रक पाया जाएगा, जैसे कि पैरामीशियम की बात कर रहे हैं। कुछ न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, और एग्जाम्पल के तौर पर पैरामीशियम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं। पैरामीशियम ऑल वाइटल एक्टिविटीज एक ही सेल में संपन्न होती हैं, और इस प्रकार से इसमें अधिकोशिकी कारकीय श्रम विभाजन पाया जाता है। कह रहा है अधिकोशिकी का मतलब क्या होता है, खुद की सेल में, मतलब खुद की जो सेल है, एक ही सेल के अंदर सारा काम हो रहा है, फिजियोलॉजी हो रही है। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, लेकिन पैरामीशियम एक खुद एक सेल है और उस सेल के अंदर सारा काम हो रहा है जो हमारे अंदर हो रहा है। तो कुल मिलाकर बात ये है, इसलिए मैंने ये बात लिखी है। अब बात करते हैं कि प्रोटोजोआ के एनिमल्स कैसे चलते होंगे सर, गमन कैसे करते होंगे। तो गमन की बात करें तो इनके अंदर जो लोकोमोशन है, लोकोमोशन का मतलब होता है गमन या चलना कह सकते हैं। तो कह रहा है लोकोमोशन विभिन्न प्रकार से पाए जाते हैं, और इसके लिए पर्टिकुलर इसके अलग अलग मेंबर्स जो होते हैं उनके अंदर अलग अलग टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ संरचनाएं होती हैं जिसके द्वारा ये गमन करते हैं या चलते हैं कह सकते हैं। ठीक है, कैसे सर, देखिए पहला लिखा है अंगुलीनुमा कूटपाद। मैंने हिंदी इसलिए लिख दी है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो भी थोड़ा सा समझ सकें इसको, हालांकि सभी इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो भी मुझे वॉच कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है अंगुलीनुमा कूटपाद, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया याद रखिए तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये शब्द ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो स्यूडोपोडिया इसमें पाए जाते हैं, इसमें अमीबा में, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाले स्ट्रक्चर्स, ये अमीबा का मैंने डायग्राम यहाँ पर शो किया है। अमीबा में आप जो उभार जैसे अंगुलीनुमा उभार जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक्चुअल में होते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, तो स्यूडोपोडिया का मतलब होता है कूटपाद। कूट माने झूठा और पाद माने पैर, यानी ऐसे पैर जो बनते और बिगड़ते हैं कह सकते हैं। और ऐसा किसमें पाया जाता है, अमीबा के अंदर, याद रखिए। तो अमीबा कैसे करता है, अमीबा इन्हीं पादों के द्वारा गमन करता है, चलता है कह सकते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेटम पर। तो जो अमीबा है उसके अंदर फिंगर लाइक्स यानी अंगुलीनुमा कूटपाद पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये गमन करता है या चलता है कह सकते हैं। उसी तरीके से ओवर लाइक फ्लैजला यानी चप्पूनुमा कशाब, जो कि किसमें पाया जाता है, यूग्लिना में। जैसे आप देख रहे हैं ये एक पूंछ जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यूग्लिना का मैंने यहाँ पर डायग्राम लिया है। तो यूग्लिना के अंदर आप देखेंगे तो यूग्लिना में एक पूंछ जैसा संरचना पाया जाता है, टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, जिसको हम बोलते हैं फ्लैजला। ठीक है, तो फ्लैजला के थ्रू, ये फ्लैजला होता है, ये फ्लैजला होता है। तो कशाबिका या कशाब बोल सकते हैं,
जो कि जैसे कि आपने कोड़ा देखा होगा, तो कोड़े को जब झटकते हैं तो कोड़ा में एक वेव उत्पन्न होता है, ठीक है? और वेव उत्पन्न होने से क्या होगा, पीछे की ओर थोड़ा-सा झटका भी महसूस होता है। तो ऐसे ये अपनी अपनी पूँछ को या अपने कशाभिका को झटकते हैं और जिसके कारण एक वाइब्रेशन एक उत्पन्न डेवलप होता है, जिसके कारण ये अपनी बॉडी को आगे की ओर खिसकाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यूग्लिना में जो होता है वो फ्लैजेला के द्वारा जो होता है गमन होता है, याद रखिए। फिर है सीलिया, हेयर लाइक सीलिया यानी केशनुमा पक्षमाप, जो कि पैरामीशियम में पाए जाते हैं। आपने पैरामीशियम में देखा होगा कि इसके चारों तरफ इस तरीके के केश जैसे या हेयर लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं। और ये सीलिया बिल्कुल चप्पूनुमा काम करते हैं। चप्पूनुमा का मतलब होता है इस तरीके से पानी को इस तरीके से ये हिलाते हैं जिसके कारण ये आगे की ओर मूव करता है। ठीक है? तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि प्रोटोजोआ के मेंबर्स में सीलिया, स्यूडोपोडिया एंड फ्लैजेला के थ्रू क्या होता है, गमन होता है, अर्थात लोकोमोशन होता है। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है? ठीक है, तो स्यूडोपोडिया, फ्लैजेला और सीलिया के द्वारा क्या होता है, फाइलम प्रोटोजोआ के मेंबर्स में गमन होता है, अर्थात ये चल सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे देख लेते हैं। अब देखिए प्रोटोजोआ के अंदर जो प्रोटोजोआ के मेंबर्स हैं, ठीक है, जैसे कि अभी हमने बात की गमन की बात की, अब हम लोग न्यूट्रिशन की बात करेंगे। सर ये खाना कैसे लेते होंगे, कैसे पोषण लेते होंगे, तो पोषण कितने प्रकार का होता होगा, किस किस टाइप से होता होगा। तो देखिए, तो यहाँ पर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हमने बताया कि होते हैं। ठीक है, तो कुछ जो ऐसे होते हैं जो कि एनिमल्स के समान न्यूट्रिशन लेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जंतुओं की भांति तो लेते हैं ना भाई। हम लोग ऐसा तो है नहीं कि ऐसे धूप में खड़े हो गए ऐसे जाके कि सनलाइट एब्जॉर्ब की और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो गई और फूड बन गया, ऐसा तो नहीं है। तो हम लोग एनिमल्स लाइक यानी किसी से ग्रहण कर रहे हैं, परपोषी हम लोग हेटरोट्रॉप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे तो यहाँ पर एनिमल्स होते हैं प्रोटोजोआ के जो कि एनिमल्स के समान फूड लेंगे, जैसे कि अमीबा। अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है, यानी जंतु सम यानी जंतु के समान होता है। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन जंतु के समान होता है अमीबा के अंदर। कुछ में होलोफिटिक भी होता है, पादप सम कह सकते हैं, पादप सम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है यूग्लिना के अंदर। आपने देखा होगा, नहीं देखा है मतलब कहने का मतलब है कि आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, लोअर क्लासेस में। तो यूग्लिना में जो न्यूट्रिशन का जो न्यूट्रिशन सिस्टम जो रहता है वो होलोफिटिक भी होता है, यानी यूग्लिना होलोफिटिक भी होता है आपका, होलोजोइक भी होता है, दोनों होता है एक्चुअल में। ठीक है, तो लेकिन ये होलोफिटिक भी है। होलोफिटिक का मतलब ये प्लांट के जैसे भी फोटोसिंथेसिस करके प्रोसेस करके फूड बना सकता है। अगर इसको अगर मान लीजिए कोई भोजन नहीं मिल रहा है, कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, तो ये प्लांट लाइक प्रक्रिया करके जो है प्रोसेस करके ये फूड बना सकता है, तो होलोफिटिक। और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं या इसके मेंबर्स हैं जो कि पैरासिटिक नेचर के होते हैं। तो पैरासिटिक नेचर का मतलब परजीवी रूप में, परजीवी। तो परजीवी का मतलब होता है कि जो दूसरे दूसरे जीवों से भोजन लेता है या दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है और उससे भोजन लेता है, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासिटिक कहेंगे। तो पैरासिटिक में सबसे अच्छा एग्जांपल प्लाज्मोडियम ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एंटोम्फा हिस्टोलिटिका, एंटोम्फा जिंजीवैलिस, जियार्डिया, और उसके बाद क्या नाम, ट्रिपेनोसोमा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप ले सकते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी रूप होता है, याद रखिए। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन होलोजोइक भी होता है इन मेंबर्स में, होलोफिटिक भी हो सकता है और पैरासिटिक भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी तो बात समझ में आ गई होगी, आई होप। अब जो डाइजेशन है, डाइजेशन कैसा होगा सर, दे हैव ओनली वन सेल। अभी मैंने आपको बताया दे हैव ओनली वन सेल, यानी प्रोटोजोआ के मेंबर्स जो होते हैं मेनली कैसे होते हैं, एक कोशिकीय धारी होते हैं, अर्थात एक कोशिका वाले होते हैं। जब एक कोशिका के वाले हैं तो क्या कोशिका से बाहर भोजन ग्रहण करेंगे, नहीं सर, कोशिका के अंदर ही प्रोसेस होगा ना, तभी तो ये भोजन अपना पचा पाएंगे। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, डाइजेशन इंट्रासेलर होता है। कैसा होता है, इंट्रासेलर, यानी अंतः कोशिकीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंतः कोशिकीय। हम लोग कैसे हैं, हम लोग डाइजेशन कैसा करते हैं, इंटरसेलर, इंटरसेलर यानी कोशिका कोशिका के बीच में।
मान लीजिए कोशिका में तो बाद में होता है, अंतः कोशिका यानी कोशिका के अंदर डाइजेशन हो रहा है। कोशिका के अंदर क्या हो रहा है? डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, यानी दे हैव ओनली वन सेल। जो भी फूड पार्टिकल मिलेगा वो सेल के अंदर ही तो जाएगा और सेल के अंदर ही क्या होगा? प्रोसेस होगा और उसको ये उसका पाचन कर पाएंगे, फूड पार्टिकल का कह सकते हैं। हम लोगों में क्या होता है? हम लोगों जो फूड है वो क्या हमारी सेल्स डायरेक्ट ले लेती हैं? नहीं, नहीं, डायरेक्ट सेल हमारी फूड नहीं ले सकती। क्या आप जैसे रोटी खाई अपने या बर्गर खाया, वो डायरेक्ट आपकी सेल में चला जाता है? नहीं। कहाँ जा रहा है? कोशिकाओं के अंतर में, स्पेस में जा रहा है। उसके बाद डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन के थ्रू जो भी छोटे-छोटे फूड के पार्टिकल्स होंगे वो आपकी सेल्स यूज़ कर पाएँगी और उससे एनर्जी आपको मिलेगा। ऐसा होता है ना? तो हम लोगों में जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कैसी है? इंटरसेलुलर यानी अंतराह कोशिकीय। और ये जो मेंबर्स हैं ये यूनिसेलुलर टाइप के। तो यहाँ पर जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कैसी है? इंट्रासेलुलर, याद रखिए, अंतः कोशिकीय, जो कि फूड वैक्यूल में संपन्न होता है। कहाँ पर होता है? खाद्य रिक्तिका में। यहाँ पर जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, दैट्स क्लियर। और कुछ में एक्सक्रीशन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल द्वारा भी होता है। सॉरी, एक पॉइंट तो छूट ही गया यहाँ पर। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन की क्रिया बॉडी सरफेस द्वारा होती है। किसके द्वारा? बॉडी सरफेस, यानी इनकी जो बॉडी सरफेस होती है, प्रोटोजोआ के मेंबर जो होते हैं उनके द्वारा एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन की क्रिया होगी और श्वसन की क्रिया होगी। जैसे कि हम लोगों में पर्टिकुलर क्या है? बड़े हैं श्वसन करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए। यहाँ पर श्वसन तो करने के लिए यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो बॉडी के थ्रू ही ये करेंगे। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि कुछ में एक्सक्रीशन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल द्वारा होता है, यानी कुंचनशील रिक्तिका। कुंचनशील रिक्तिका के द्वारा क्या होगा? यहाँ पर एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन होगा। ठीक, उसके बाद नाइट्रोजनस वेस्टेज मटेरियल अमोनिया के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? अमोनिया के रूप में। तो ये अमोनिया का क्या करते हैं? एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, याद रखिए। हम लोग यूरिया का, याद रखिए, हम लोग किसका? यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं और ये प्रोटोजोआ के मेंबर्स मेनली अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से देखते हैं। कुछ फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स यानी जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं प्रोटोजोआ, कुछ फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स की बॉडी में जल की मात्रा को कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल द्वारा कंट्रोल करते हैं और इस क्रिया को ऑस्मो रेगुलेशन यानी परासरण नियमन में बोलते हैं। परासरण नियमन कहते हैं। तो क्या होता है कि ये पानी में पाए जा रहे हैं, जो फ्रेश वाटर वाले जितने प्रोटोजोअन्स होते हैं ये अपने वाटर लेवल को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कुंचनशील रिक्तिका, जिसके द्वारा ये वाटर लेवल को मेंटेन करते हैं बॉडी के अंदर। और इस प्रोसेस को बोलते हैं परासरण नियमन। क्या बोलते हैं? परासरण नियमन। ये डिटेल में हम आगे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। जब आपको पैरामीशियम या पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनिज्म इसके अंदर पढ़ने हैं आपको, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कह रहे इस क्रिया को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। इसके लिए अमीबा में एक तथा पैरामीशियम में 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं। यानी अमीबा जो ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ का, इसमें एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है और जो पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम जो एनिमल या इसका जो ऑर्गेनिज्म है उसमें 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। ठीक है, हालांकि जितना भी पढ़ाया वहां से हर जगह से आपका लोकोमोशन हो गया, चाहे आपका डाइजेशन हो गया, आपका या सॉरी डाइजेशन, हाँ डाइजेशन हो गया आपका, या न्यूट्रिशन हो गया आपका, तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो ये तो बात कर ली हमने कामनली इसके कुछ पॉइंट्स की बात कर ली। अब हमने इसमें रिप्रोडक्शन देखते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन निम्न प्रकार से होता है। तो इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, याद रखिए। तो हम लोग पहले ए सेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन देख लेते हैं। तो अलैंगिक जनन इरेगुलर बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, जो कि अमीबा में हो सकता है। सॉरी, अमीबा अच्छा एग्जाम्पल है इसलिए मैंने ले लिया है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन भी होता है, पैरामीशियम में होता है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन भी होता है, जो कि ट्रिपनोसोमा यूग्लिना में होता है। इसके अलावा और भी मेंबर्स हैं, लेकिन अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे ले लिए हैं। मल्टीपल फिजन जो कि प्लाज्मोडियम में होता है और अमीबा में भी होता है, याद रखिए। और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें बर्डिंग की प्रोसेस होती है, जैसे कि इफिलोटा। इफिलोटा जो कि एक एनिमल है जिसमें कि बर्डिंग की प्रोसेस होती है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतनी प्रोसेस के द्वारा होता है यहाँ पर। ठीक है,
ठीक है, ये मेनली है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीधी सी बात है कि 2 गैमीट्स आएँगे, एक मेल गैमीट्स, फीमेल गैमीट्स फ्यूज़न होगा, तो सिनगैमी इसको कहलाएँगे। तो कहेंगे सिनगैमी के द्वारा होगा, जो कि प्लाज़्मोडियम अच्छा एग्ज़ाम्पल है। सिनगैमी का मतलब होता है वही निषेचन। निषेचन मतलब 2 गैमेट्स जब फ्यूज़न करेंगे, मेल एंड फीमेल, तो उसको सिनगैमी कह सकते हैं मेनली, ठीक है। कंजुगेशन यानी कंजुगेशन ट्यूब बनेगी 2 बॉडी के बीच में और फिर मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कंजुगेशन यानी संयुग्मन द्वारा, तो पैरामीशियम अच्छा एग्ज़ाम्पल है इसके लिए, ठीक है। तो सिनगैमी और कंजुगेशन के थ्रू यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्रोटोज़ोआ के मेंबर्स में। और एक खास बात करें, कुछ जंतुओं में सिस्ट बनती है, कुछ जंतुओं में क्या बनती है? पुट्टिका बनती है। ठीक है? और ये पुट्टिका जो होती है अनफेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, याद रखिए। और एक खास बात ये है कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जितने भी आप प्रोटोज़ोआ के मेंबर्स पढ़ रहे हैं, ये कैसे हैं? यूनिसेलुलर, दे हैव ओनली वन सेल। तो इनकी अगर देखा जाए तो इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। नेचुरल डेथ कहाँ होती है भाई? ये सेल है, ये सेल है, डिवाइड करेगी, 2 सेल्स बनाएगी। तो यहाँ पर ये सेल्स कहाँ मरी? क्या कहीं मरी है? नहीं मरी। आगे चल के इसने 2 डिवाइड कर दी एक्चुअल में। तो ये सेल डिवाइड हो गई 2 में। हो गई कि नहीं हो गई? तो ये सेल क्या आप कहेंगे कि ये मर गई? नहीं मरी। तो यहाँ पर कह रहे हैं नेचुरल डेथ नहीं होती है। आर्ट अगर वैसे अगर इसको नष्ट करना चाहें तो नष्ट कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल डेथ कहाँ हो रही है? कह रहे इसमें नेचुरल डेथ नहीं होती, क्योंकि एक कोश के जंतु का शरीर कायिक द्रव्य एवं जनन द्रव्य में विभेदित नहीं रहता है और इसे हम इमोर्टल मान सकते हैं। तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी मेंबर्स अमर माने जाते हैं एक्चुअल में, एक तरीके से देखा जाए। तो इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। ठीक है? तो हमने अभी क्या डिस्कस किया? प्रोटोजोआ के कुछ जनरल फीचर या जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस किया, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और खास है बच्चों। इसको आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ठीक है? और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बच्चों। इस तरीके से क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और अगर आप हमारे ऐप के ऊपर क्लास करना चाहते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप डाउनलोड कीजिए। और अगर आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।